हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक शासन आमतौर पर उन देशों में अपनाया जाता है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं या जहां की जनसंख्या में बहुत ज्यादा विविधता होती है, चाहे वह विविधता भाषा संबंधी हो, संस्कृति संबंधी हो, प्रजातिगत हो या अन्य किसी नृजातीय आधार पर हो। तो जहां विविधता होती है वहां पर सारी विविधताओं के लोग ये चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो उन्हें ये प्रतिनिधित्व संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विस्तरीय सरकारें होती हैं। एक राष्ट्रीय सरकार होती है और दूसरी हर क्षेत्र की अपनी अपनी सरकार, उन इकाइयों की सरकारें जो उस संघ में शामिल होती हैं। इस लिहाज से स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अगर हम आकलन करें तो हम ये पाते हैं कि यद्यपि स्विट्जरलैंड बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन छोटा देश होने के बावजूद वहां संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही वो छोटा देश है, लेकिन उसकी जनसंख्या में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। 4 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं वहां पर, और रोमन कैथोलिक चर्च के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी लोग हैं। तो इस तरह सांस्कृतिक विविधताएं ज्यादा हैं और इन विविधताओं को शासन के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का 2 मुख्य उद्देश्य होता है। एक तो राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाना। अगर विभिन्न संप्रभुता संपन्न इकाइयां अलग अलग होती हैं तो राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं बन पाती। इन्हीं इकाइयों को जब एक फेडरेशन के तहत, एक संघ के तहत आपस में समझौते के आधार पर एकजुट बना दिया जाता है, संबद्ध कर दिया जाता है, ये तय कर दिया जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत कि कौन से कार्य किस सरकार के द्वारा किए जाएंगे ताकि राष्ट्र की एकता बनी रहे, राष्ट्र की सुरक्षा बनी रहे और राष्ट्र आर्थिक विकास कर सके। ये सारी बातें जो शर्तें तय की जाती हैं संघात्मक व्यवस्था में, 2 सरकारों के मध्य शक्तियों का जब विभाजन किया जाता है तो इसमें इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के पीछे पहला उद्देश्य राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाना है और दूसरा उद्देश्य जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना है, यानी शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्रदान कर उनको भी संतुष्ट करना होता है। तो स्विट्जरलैंड में जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई संविधान के द्वारा, वो बहुत हद तक अमेरिकी संघ के समान है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला संघात्मक लोकतंत्र है और बाद में उसका ही अनुसरण करते हुए दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा संघात्मक शासन को अपनाया गया। तो स्विट्जरलैंड भी अमेरिकी संघ से प्रभावित है। वहां के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की तर्ज पर ही वहां संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। हालांकि देश की परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने अपने संघात्मक शासन में कुछ परिवर्तन किए, जैसा कि हर देश में हम देखते हैं। हम अपने देश में भी देखते हैं कि हमने भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन उस संघात्मक व्यवस्था को
अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधानित किया, उसकी व्यवस्था की। तो स्विट्जरलैंड में जो संविधान बनाया गया 1998 में, जिसे 1999 में लागू किया गया, उस संविधान के तहत स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल घोषित किया गया है। संघ राज्य घोषित ना करके राज्यमंडल, कॉन्फेडरेशन घोषित किया गया है। पहले अनुच्छेद में ये कहा गया है कि स्विस राज्यमंडल संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। ये जो भाषा है संविधान की कि स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल है, एक कॉन्फेडरेशन है। कैसा कॉन्फेडरेशन? संप्रभु कैंटनों का, संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता का। इसका मतलब साफ है कि वहां पर संप्रभु कौन है? वो जनता जो कैंटन्स में निवास करती है। लिहाजा कैंटन्स की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की गई है। उनके अधिकार को सुप्रीम माना गया है स्विट्जरलैंड के संघ में। इस भाषा के आधार पर बहुत सारे विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघ न होकर परिसंघ है, राज्यमंडल है। संघ और परिसंघ में अंतर क्या होता है, यहां आपको समझ लेना चाहिए कि जो परिसंघ होता है, जो राज्यमंडल होता है, उसमें भी बहुत सारे राज्य, बहुत सारी शासन की इकाइयां मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण करती हैं। लेकिन इस फेडरेशन में शामिल इकाइयों को ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब फेडरेशन से अलग हो सकती हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती हैं, क्योंकि वो सब अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। जबकि संघ राज्य में जो फेडरेशन होता है, जिसको हम फेडरेशन कहते हैं, उसमें जितनी भी इकाइयां शामिल होती हैं, उनको इस बात का अधिकार नहीं होता कि वो संघ से अपने आप को अलग कर सके, एक पृथक राज्य के रूप में अपना अस्तित्व कायम रख सके। ये बेसिक अंतर होता है कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में, राज्यमंडल और संघ राज्य में। तो संविधान की जो भाषा है, जो ये कहती है कि स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल है, उसकी इस भाषा के आधार पर बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं है, वहां पर संघ व्यवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन ये तो कुछ विद्वानों का मत है। आमतौर पर सहमति किस बात पर है कि नहीं, भले ही स्विट्जरलैंड के संविधान में उसे एक राज्यमंडल घोषित किया गया है, परिसंघ घोषित किया गया है, लेकिन उस परिसंघ में संघ राज्य के सभी लक्षण मौजूद हैं और इसलिए स्विट्जरलैंड को एक संघात्मक राज्य माना जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड का जो संघ है, इस संघ में वर्तमान में 26 इकाइयां सम्मिलित हैं और इन इकाइयों को वहां कैंटन्स कहा जाता है। तो 26 कैंटन्स से मिलकर स्विट्जरलैंड के संघ का निर्माण होता है और इस संघ में जितनी भी विविधताएं हैं स्विट्जरलैंड में, चाहे वो भाषा संबंधी हो या धर्म संबंधी, सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। और ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड के संघ से इकाइयों को पृथक होने का अधिकार प्राप्त है। भले ही कैंटन्स की संप्रभुता को मान्यता दी गई है, उनके सर्वोच्च शासन के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार वहां भी शक्तिशाली है अन्य संघात्मक राज्यों के समान ही, और कोई भी कैंटन की सरकार संघ सरकार से संबंध विच्छेद नहीं कर सकती, वो उससे अलग नहीं हो सकती।
तो जैसा कि जुर्चर ने कहा है कि संघवाद वो मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का शासन आधारित है। यानी संघवादी शासन स्विट्जरलैंड के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम ये देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर हम उसे एक संघात्मक राज्य कह सकते हैं। तो हम पाते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो आधारभूत लक्षण है, लिखित और कठोर संविधान की मौजूदगी, वो स्विट्जरलैंड में पूरी तरह देखने को मिलती है। चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्तियों का बंटवारा 2 या 3 समानांतर सरकारों के मध्य होता है। अमेरिका में 2 सरकारों के मध्य हुआ है, राष्ट्रीय सरकार और प्रांतों की सरकारें। भारत में भी हम 2 स्तरों पर शक्तियों का विभाजन पाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये जो 2 समानांतर सरकारें होती हैं, उनकी जो शक्तियां विभाजित की जाती हैं, वो विभाजन कहाँ होता है? वो विभाजन संविधान के माध्यम से होता है। संविधान में लिखित रूप में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि राष्ट्रीय सरकार को किन मामलों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा, किन विषयों के बारे में वो कानून बना सकती है और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर आदेश देने का अधिकार प्रांतों की सरकारों को प्राप्त होगा। तो अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था को शक्ति विभाजन पर आधारित व्यवस्था मानते हैं, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत पाई जाती है, समानांतर सरकारों का अस्तित्व हम देखते हैं, तो उन सरकारों के मध्य जो शक्ति विभाजन है, वो शक्ति विभाजन लिखित संविधान के माध्यम से किया जाता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में संविधान को कठोर इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी एक सरकार मनमाने ढंग से उस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। अगर संविधान कठोर नहीं होगा तो क्या होगा? कठोर संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अगर संविधान लचीला होगा, नरम होगा, तो क्या होगा? कोई भी एक सरकार जब चाहे तब प्रस्ताव लाकर संविधान में जो शक्ति विभाजन किया गया है, उस शक्ति विभाजन में परिवर्तन कर सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए संविधान को कठोर बनाया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में। तो लिखित और कठोर संविधान जो संघात्मक शासन का एक अनिवार्य लक्षण होता है, ये लक्षण स्विट्जरलैंड के संविधान में पाया जाता है। कैसे? क्योंकि शक्तियों का विभाजन वहां भी संविधान के माध्यम से किया गया है और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? कि संविधान संशोधन के लिए जब संघीय संसद के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो उस प्रस्ताव की पुष्टि आधे से अधिक कैंटन्स की सरकारों के द्वारा किया जाना आवश्यक है। और केवल इतना ही नहीं, कैंटन्स की सरकारों की पुष्टि के साथ साथ संविधान में संशोधन के लिए उस प्रस्ताव को जनता के सामने भी लोक निर्णय के लिए रखा जाना आवश्यक है। जब जनता उस पर अपनी स्वीकृति दे देती है, तभी संविधान में कोई भी संशोधन संभव हो पाता है। तो इस तरह से कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है और इस लक्षण के आधार पर स्विट्जरलैंड को हम एक संघात्मक राज्य कह सकते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है संघात्मक शासन व्यवस्था का, वो होता है शक्तियों का विभाजन। न केवल 2 समानांतर सरकारें होती हैं, बल्कि उन सरकारों के मध्य स्पष्ट तौर पर अधिकार क्षेत्र का भी बंटवारा कर दिया जाता है।
स्विट्जरलैंड में भी ये बंटवारा किया गया है संविधान के माध्यम से, और इस संबंध में अमेरिका के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। वो सिद्धांत है गणना और अवशेष का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि संघ सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है, गिना दिया गया है कि इन इन विषयों पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। बाकी जितने भी विषय बचते हैं, जितने भी अधिकार बचते हैं, वो कैंटन्स की सरकार को सौंप दिए गए हैं। अमेरिका में भी यही व्यवस्था है। केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष अधिकार राज्यों को सौंप दिए गए हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 42 से लेकर अनुच्छेद 135 तक संघ सरकार और कैंटनों की सरकारों के मध्य अधिकार क्षेत्र का व्यापक ढंग से बंटवारा किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और इस बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिन विषयों में एक रूपता की जरूरत है, पूरे देश में एक जैसे कानून की आवश्यकता है, जिस विषय पर, वो विषय केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, मुद्रा से संबंधित विषय है, नापतोल से संबंधित विषय है, वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित विषय है, सेना की व्यवस्था करना है, रेल मार्ग की व्यवस्था करना है, संचार के साधनों का विकास करना है, या विश्वविद्यालय या व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, जन स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। बाकी जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, वो स्वाभाविक रूप से प्रांतीय सरकारों और नीचे की सरकारों को प्रदान किए गए हैं। यहां पर अमेरिका की व्यवस्था के समान स्विट्जरलैंड में शक्ति विभाजन के संबंध में भारतीय संविधान की व्यवस्था को भी अपनाया गया है। वो इस रूप में कि कुछ विषय समवर्ती सूची में भी रखे गए हैं, जैसे प्रेस पर नियंत्रण, उद्योगों का नियंत्रण, बैंक व्यवस्था या प्रवास से संबंधित विषय, या पूरे देश में राजपथ की व्यवस्था, नेशनल हाईवेज की स्थापना जो की जाती है, ये विषय स्विट्जरलैंड में भी समवर्ती सूची में रखे गए हैं। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को दिया जाता है। केंद्र सरकार को भी होता है और प्रांतीय सरकारों को भी उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है, दोनों के कानून में विरोधाभास है, विरोधी कानून है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जैसे शिक्षा की व्यवस्था समवर्ती सूची में रखी गई है भारत जैसे देश में, या स्विट्जरलैंड में अगर आप लें कि बैंकिंग सिस्टम की स्थापना समवर्ती सूची में रखी गई है। बैंक के विषय में कैंटनों की सरकारों ने कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने कानून बनाया। केंद्र सरकार ये कहती है कि बैंक नेशनलाइज्ड होंगे, राष्ट्रीयकृत होंगे, एक केंद्रीय ढंग से उनका नियंत्रण और निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकार इस संबंध में जो कानून बनाती है, वो चाहती है कि हर राज्य अपने अपने तरीके से बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना करे, अपने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो अलग अलग कानून होने की स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा।
अगर राज्य सरकार ने उसी विषय पर ऐसा कानून बनाया है जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप ही है, वो उसका समर्थन करता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहां पर स्विट्जरलैंड में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसमें विभक्त अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। ये विभक्त अधिकार क्या है? कुछ विषयों के बारे में व्यवस्था करने का अधिकार संघ और राज्य में बटा हुआ है। जैसे विदेशों से संधियां करना संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, संघ सूची में है ये विषय। लेकिन कैंटन्स को भी इस बात का अधिकार है कि वो अपने निकटवर्ती राज्यों से संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हुए कुछ विशेष विषयों पर संधियां कर सकते हैं। ये विभक्त अधिकार है। स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसे अधिकार को विभक्त अधिकार कहा गया है, जो केंद्र सरकार और कैंटन्स की सरकार के मध्य विभक्त है। इसी तरह से रेल का प्रशासन करना, ये भी संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन लोकल लेवल पर कैंटन्स की सरकारें भी इस व्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है। तो इस तरह से विभक्त अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और जो शक्ति विभाजन स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा किया गया है, वो न केवल व्यापक है, बल्कि वो इस सिद्धांत पर भी आधारित है कि देश हित से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य या लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर निचले स्तर की सरकार नहीं पूर्ण कर पा रही है, तो उसको उच्चतर सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे विभक्त अधिकारों के तहत कोई कार्य अगर कैंटन की सरकार करने में सक्षम नहीं है, जैसे अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती है, कैंटन्स की सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर कोई कैंटन ये व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार, जो कि हायर अथॉरिटी है, उच्च स्तर की सरकार है, वो इसका निरीक्षण करके इस संबंध में अपनी तरीके से व्यवस्था कर सकती है। तो इस तरह से केंद्र सरकार और कैंटन्स की सरकार, साथ ही निचले स्तर की जो कम्यून्स की सरकार हैं, उनमें एक तरह का समन्वय स्थापित करते हुए शक्ति विभाजन की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के संविधान में की गई है। अगली विशेषता जो हम स्विट्जरलैंड के संविधान में देखते हैं, संघात्मक शासन के अनुरूप जो है, वो ये है कि वहां भी संघीय विधायिका के उच्च सदन में इकाइयों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी संघ में हम ये देखते हैं कि जो संघीय विधायिका है, कांग्रेस, उसका जो दूसरा सदन है सीनेट, उसमें राज्यों को समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर राज्य को 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजने का अधिकार प्राप्त होता है, और सीनेट को या दूसरे सदन को आमतौर पर इकाइयों का प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। तो इस व्यवस्था को स्विट्जरलैंड में भी अपनाया गया है, और यहां भी हम देखते हैं कि जो संघीय संसद है, उसका जो दूसरा सदन है सीनेट, वहां भी कैंटन्स को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहां पर केवल एक आधार पर भेद किया गया है, और वो आधार है पूर्ण या अर्ध कैंटन का आधार। जो कैंटन्स शामिल हैं स्विट्जरलैंड के संघ में, 26 कैंटन्स, उनमें कुछ अर्ध हैं और कुछ पूर्ण कैंटन हैं। हालांकि सैद्धांतिक आधार पर सभी को पूर्ण कैंटन्स कहा जाता है, लेकिन व्यवहारतः कुछ कैंटन्स अर्ध कैंटन्स की श्रेणी में
आते हैं। तो जो अर्ध कैंटन्स हैं उनको एक प्रतिनिधि सीनेट में भेजने का अधिकार होता है और जो पूर्ण कैंटन्स हैं उनके 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं। तो इस तरह से मोर और लेस समानता के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया गया है। स्विट्जरलैंड में भी जो संघीय विधायिका संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट है, उसके दूसरे सदन सीनेट में इकाइयों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस कसौटी के आधार पर भी स्विट्जरलैंड का संविधान एक संघात्मक संविधान की श्रेणी में शामिल होता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना ये भी संघात्मक शासन का एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और सर्वोच्च इसलिए बनाया जाता है क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में शासन की शक्तियों का बंटवारा 2 सरकारों के मध्य किया जाता है, 2 या 3 सरकारों के मध्य किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इन सरकारों के मध्य अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। केंद्र सरकार किसी विषय पर अपना दावा प्रस्तुत करती है, जबकि कैंटन्स की सरकारें उस विषय पर कानून खुद भी बनाना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो ऐसे सभी विवादों को सुलझाएगी जो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य अधिकारों को लेकर उठे, या 2 प्रांतों की सरकारों के मध्य भी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। भारत में भी जो सर्वोच्च न्यायालय है या अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा इस कार्य को बखूबी संपन्न किया जाता है। जहां तक स्विट्जरलैंड की बात है, स्विट्जरलैंड में भी संविधान के अनुच्छेद 189 में ये कहा गया है कि राज्यमंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में जो परस्पर विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो वहां भी एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है जो विवादों की सुनवाई करता है, खासतौर से केंद्र सरकार और कैंटन्स की सरकारों के मध्य उठने वाले विवादों की। हालांकि स्विट्जरलैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उतना अधिकार संपन्न नहीं है जितना अमेरिकी या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक नहीं बनाया गया है, उसको आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसका मतलब है कि कैंटन्स की सरकारें अगर कोई कानून ऐसा बनाती हैं जो संविधान विरुद्ध है तो उन्हें तो वो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान विरुद्ध होने के बावजूद वो अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो इस लक्षण की दृष्टि से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो पूरी तरह खरा नहीं उतरता संघ व्यवस्था के प्रतिमान पर, क्योंकि बेशक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, लेकिन वो न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। वहां पर सर्वोच्चता किसकी स्थापित है? जनता की, वो जनता जो कैंटन्स में निवास करती है। इसके साथ साथ दोहरे संविधान की व्यवस्था भी संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप ही स्विट्जरलैंड में भी की गई है। वहां भी 2 तरह का संविधान है, एक राष्ट्रीय संविधान और दूसरा हर कैंटन का अपना अपना संविधान। हर कैंटन की सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो अपने लोगों के लिए एक पृथक संविधान बना सके। हालांकि प्रतिबंध ये है कि कैंटन्स का संविधान राष्ट्रीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए और संविधान
द्वारा गणतंत्रीय प्रणाली को ही अपनाया जाना चाहिए। साथ ही उनको अपना संविधान अपनी जनता के द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। कैंटन्स जो संविधान बनाएंगे उन पर जनता की स्वीकृति आवश्यक है। जब जनता उन्हें लोक निर्णय के माध्यम से स्वीकार कर लेगी ऐसे संविधान को, तभी उस संविधान को लागू किया जा सकता है। और जब कभी उस संविधान में संशोधन करना हो तो उस संशोधन के लिए भी लोगों की राय ली जानी चाहिए। तो इन प्रतिबंधों के साथ कैंटन्स की सरकारें अपना अपना संविधान बना सकती हैं। अमेरिका में भी यही स्थिति है, वहां भी राज्य अपने संविधान बना सकते हैं, लेकिन वहां भी प्रतिबंध ये है कि राज्यों द्वारा बनाया गया संविधान राष्ट्रीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। आमतौर पर संघ व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी की जाती है, दोहरे संविधान के समान ही। एक राष्ट्रीय नागरिकता, देश की नागरिकता, और दूसरी उस प्रांत की नागरिकता जिस प्रांत में कोई व्यक्ति निवास करता है। स्विट्जरलैंड में इससे एक कदम आगे बढ़कर तिहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी वहां हर व्यक्ति को 3 तरह की नागरिकता प्राप्त है। एक राष्ट्रीय नागरिकता, स्विट्जरलैंड की नागरिकता, और दूसरी कैंटन्स की नागरिकता जिस कैंटन में व्यक्ति निवास करता है, और तीसरी नागरिकता म्युनिसिपैलिटी की होती है जिसको वहां कम्यून्स कहते हैं। स्थानीय सरकार की नागरिकता भी वहां हर नागरिक को प्राप्त है। तो 3 तरह की नागरिकता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्युनिसिपैलिटी और कैंटन्स की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। यानी वहां जो लोकल लेवल की सरकार है, म्युनिसिपैलिटी की सरकार या कम्यून्स की सरकार, उनको भी मान्यता प्रदान की गई है। शक्ति विभाजन में उनके अधिकारों को भी स्वीकार किया गया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार इन लोकल गवर्नमेंट्स को प्राप्त है, जिन्हें कम्यून्स कहते हैं। जैसे स्कूलों की व्यवस्था करने का अधिकार, सड़क बनाने का अधिकार, या स्थानीय विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को बनाने का अधिकार। और इन सभी कार्यों के लिए लोकल लेवल पर टैक्स एकत्रित करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है। हमारे देश में जो काम नगरीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है, नगर निगम, नगर पालिका या गांव में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है, वो कार्य स्विट्जरलैंड में इन कम्यून्स की सरकारों के द्वारा किया जाता है। ये कम्यून्स स्विट्जरलैंड में अधिकार संपन्न हैं, सशक्त हैं। हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट अब भी बहुत हद तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर निर्भर है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो म्युनिसिपैलिटी की सरकारें हैं, जो कम्यून्स की सरकारें हैं, उनको व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं और व्यवहार में ये सरकारें उन अधिकारों का बखूबी प्रयोग भी करती हैं। तो संघात्मक शासन के जितने भी लक्षण पाए जाते हैं, आधारभूत लक्षण, वो सभी हमें स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिलते हैं। और इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक राज्य है। उसको संघ राज्य मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान में संघात्मक व्यवस्था
अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि व्यवहार में स्विट्जरलैंड का संघ किस रूप में कार्य कर रहा है। क्या संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी उसके अनुरूप ही संघात्मक व्यवस्था का वहां संचालन हो रहा है, या कोई अन्य प्रवृत्ति देखने को मिल रही है।